तो पोटेंशियल मतलब है। दूसरी बात है कि हमने आपको पढ़ाया था फोर्स के टाइप पढ़ाए थे। एक फोर्स पढ़ाया था कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा पढ़ाया था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिससे जो वर्क किया जाए, वर्क वो पाथ पर डिपेंड ना करे, रास्ते पर डिपेंड ना करे, हैं, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को हम कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं होगी। यानी तो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा है कहीं पर, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, अब उस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर किसी बॉडी की पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है, या उसके अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसका जो विन्यास है वो कैसा है, तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम अभी ज़मीन पर थे, तो ज़मीन पर जब हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो। अब जब पहले फ्लोर पर आ गए, अब हमारे अंदर क्या आ गई? क्योंकि हमारी पोजीशन क्या आ गई? ज़मीन से ऊपर आ गए। तो ज़मीन से ऊपर आ तो पोजीशन, ज़मीन से ऊपर आ गए पोजीशन, तो हमारे अंदर क्या आ गई? अब पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgh। ज़मीन से कितनी हम हाइट ऊपर आए, वो अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पोजीशन की वजह से होगी, बॉडी की पोजीशन कहाँ पर है उसकी वजह से। लेकिन खास बात यह है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर डिफाइन नहीं किया जाता इसको। अब कंजर्वेटिव फोर्स हम पढ़ा चुके हैं आपको, ऐसा फोर्स जिससे जो वर्क किया जाए, वर्क वो पाथ पर डिपेंड ना करे, पाथ पर डिपेंड ना करे, तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कहने मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर किसी बॉडी की पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होती है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे जाकर? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो लिखेंगे द एनर्जी possessed by a body, energy possessed by a body, POSSED, by a body by virtue of, VIRTUE, virtue of its position or configuration, by virtue of its position or configuration, in a conservative force field, in a conservative force field is called potential energy, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, potential energy is defined only for conservative force field, conservative force field. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी at any position in a conservative force field, is defined as the external work done against the action of conservative force. External work done against the action of conservative force.
against the action of conservative force, against the action of conservative force। तो देखिए इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अभी तो मैंने बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में किसी बॉडी की पोजीशन या उसका कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती उसे भी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या हम ये भी कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के जो एक्शन हो रहा है उसके एक्शन के खिलाफ जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है उसको भी हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, जैसे अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आए तो हमारे अगेंस्ट कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, अब उसके अगेंस्ट हम ऊपर आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट बना तो हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क। हमें ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वर्क। तो ये जो वर्क करना पड़ रहा है यही क्या है, यही पोटेंशियल एनर्जी है। जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ रहा है ये वर्क ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम नीचे से एच हाइट ऊपर आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। और यही वर्क होगा। अगर वर्क पूछा जाए कि हम एक बॉडी को हम इतने ऊंचाई तक ले जा रहे हैं तो कितना वर्क होगा, तो यही mgh हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाए एक्सटर्नल वर्क उसको भी हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे जाकर, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे जाकर, ये हो जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। अगर तीनों डायमेंशन में लग रहा है फोर्स तो ये हो जाएगा रिलेशन F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और यूनिट वेक्टर से, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर बनाने के लिए इसे यूनिट वेक्टर आई कैप, एक डायरेक्शन में आई कैप होता है, फिर माइनस डी यू अपॉन डी वाई, तो वाई डायरेक्शन में होता है जे, तो जे कैप माइनस डी यू अपॉन डी जेड और के कैप, ये है। अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये रिलेशन आएगा जाकर, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन है तो ये रिलेशन, डी यू यहाँ पर वही पोटेंशियल एनर्जी है, डी ये फोर्स है। और अगर इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज only in one direction, then तो क्या हो जाएगा, तो कोई एक डायरेक्शन हम ले सकते हैं, तो ये F इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, सिर्फ एक डायरेक्शन में है। तो डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू इक्वल टू आपका ऐसे भी ले सकते हो, डी यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ये हो जाएगा कर। तो देखिए अगर फोर्स जो है रिपल्सिव नेचर का है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर उसका नेचर रिपल्सिव है तो ये जो आएगी पॉजिटिव आएगी, ये जो पॉजिटिव आएगी। और अगर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है तो ये निगेटिव आएगी जाकर, ये निगेटिव आएगी जाकर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव। तो नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेंगे, इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑफ रिपल्सिव नेचर
is of repulsive nature. Conservative force is of repulsive, repulsive, repulsive nature. Then potential energy will be, potential energy will be positive. Potential energy will be positive. And if force is of attractive nature, then potential energy will be negative. Potential energy will be negative. अब क्वेश्चन लिखेंगे. The potential energy of a particle, potential energy of a particle in a force field is U equal to A upon R square minus B upon R. U equal to A upon R square minus B upon R. Where A and B are positive constants. And R, small r, is the distance. From the center of the field. Distance from the center of the field. Whereas for stable equilibrium, the distance of the particle is, तो ये 2012 में आया था. तो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल की फोर्स फील्ड के अंदर पोटेंशियल दी गई U इक्वल टू A अपान आर स्क्वायर माइनस B अपान आर, ये दी गई है. इसमें A और B दो पॉजिटिव कांस्टेंट हैं. तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ फील्ड से स्टेबल, अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाए तो डिस्टेंस, पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी जाकर. तो देखिए ये जो यहाँ दिया हुआ है U इक्वल टू दिया है A अपान आर स्क्वायर माइनस B अपान आर. अब इसको R को हम ऊपर ले जाएं, R को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, देखिए पावर माइनस हो जाएगी यहाँ से. तो क्या हो जाएगा A R पावर -2, इसको ले जाओ ऊपर B R पावर -1. अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो du अपान डी आर के रेस्पेक्ट में. और आपको डिफरेंशिएशन फार्मूला बताया था, जैसे x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x पावर n-1 ये होता. तो जैसे यहाँ पर r पावर 2 है, r पावर -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 इधर आ जाएगी. जैसे n इधर आ गया तो इसे -2 और फिर और r पावर -2 -1 तो क्या आ जाएगा -2 r पावर -3 हो जाएगा. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जाकर a और माइनस आ जाएगा -2a और r पावर -3
3। अब ऐसे इसका करो, आर पावर -1 का, तो -1 है तो -1 इधर आ जाएगी। अब आर पावर कितना हो जाएगा, यह एन की जगह पे -1 है तो -1 तो हो जाएगा जाकर -1, यानी -1 को तो लिखेंगे -r पावर -2 आ जाएगा। तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -r पावर -2 आ जाएगा। तो du/dr इक्वल टू क्या आ गया, -2a r पावर -3 और माइनस प्लस, हाँ b रह गया यहाँ पर, b इधर लिख दो। तो b प्लस हो जाएगा b r पावर -2। अब पावर को फिर नीचे ले जाओ, तो du/dr इक्वल टू, तो ये जाएगा -2a और r के नीचे ले जाओ, r पावर कितनी हो गई 3, नीचे प्लस ले जाएंगे, और प्लस b/r पावर कितना हो गया 2 प्लस हो गया। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये शर्त है, देखिए ये ध्यान रखेंगे, फॉर स्टेबल, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ये जो du/dr है ये 0 होना चाहिए, तो ये 0 कर दो। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2a/r पावर 3 और प्लस b/r पावर 2। अब इसको इधर ले आओ, तो 2a/r पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया, b/r पावर 2। तो पावर ये कैंसिल, तो हमें निकालना कि r निकालना है, तो ये देखिए तो पावर 1 बचेगी बस, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा जाकर, r इक्वल टू हो जाएगा 2a/b आ जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लें भाई, कहीं पर कोई स्टेप ना समझ में आया है। बस ये है कि यहाँ ध्यान, ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए du/dr या जो भी यहाँ पे x हो या जो y हो, जो भी du/dr की वैल्यू जो है वो 0 होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 0 होगी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, the potential energy of a system increases, potential energy of a system increases if work is done, potential energy of a system increases if work is done, और हाइफन लाइन पहला ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन है upon the system by a non-conservative force, work done upon the system by a non-conservative force, upon the system by a non-conservative force। दूसरा ऑप्शन है by the system against a conservative force, by the system against a conservative force। तीसरा है by the system against a non-conservative force, by the system against a non-conservative force, by the system against a non-conservative force। चौथा है by the system by a conservative force, by the system by a conservative force, by a system by the conservative force, by a conservative force। तो देखिए अभी आप बताया कि एक तो क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स में ही फील्ड में लगती है, तो दो ऑप्शन तो रूल आउट हो गए, नॉन कंजर्वेटिव वाले तो होंगे नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कब, जब अगेंस्ट काम होगा, जितनी ज़्यादा वर्क होगा, जितना वर्क अगेंस्ट जितना वर्क ज़्यादा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, अगेंस्ट जब अगेंस्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा वर्क होगा, और जितना वर्क होगा उसी, अभी हमने एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन क्या लिखाई,
द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव। तो अगेंस्ट जितना ज़्यादा वर्क होगा उतने पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी जाकर। तो ये बी वाला हो जाएगा इसका बी। अगला लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स in a molecule is given by, between two atoms in a molecule is given by U equal to A upon x power 12 minus B upon x power 6. U equal to A upon x power 12 minus B upon x power 6, where A and B are positive constant, where A and B are positive constant, A and B are positive constant, and the and x is the distance between atoms, and x is the distance between the atoms, x is the distance between the atoms. Between atoms. The atom is in stable equilibrium when, the atom is in stable equilibrium when atom is in stable equilibrium when, और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है x इक्वल टू 2a अपॉन बी पावर 1/6, दूसरा है x इक्वल टू 11a अपॉन 5b पावर 1/6, तीसरा है x इक्वल टू 0, और चौथा है x इक्वल टू a अपॉन 2b पावर 1/6। तो ये 1995 में आया था। तो अभी जो पहला सवाल कराया था बिल्कुल वही सवाल है, वैसे करना है आपको सॉल्व। एक्स वैल्यू निकालना भाई, जैसे वहां आर की वैल्यू निकाली थी, यहाँ एक्स वैल्यू निकालना। ये है तो u इक्वल टू, देखिए यहाँ दिया है a अपॉन एक्स पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स पावर 6। तो वही तरीका अपनाएंगे जो अभी, तो इसको हम पावर को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा a एक्स पावर -12, हाँ b एक्स पावर -6। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप बता चुके हैं एक्स पावर n, ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, एक्स पावर n इक्वल टू होता है n एक्स पावर n-1। तो जैसे एक्स पावर -12 है तो ये जो n की जगह पे -12 रख देंगे, तो ये -12 और एक्स पावर -12 -1, तो ये कितना आ जाएगा, तो -12 और एक्स पावर -13 आ गया है। तो ये हो गया -12a एक्स पावर -13। अब ऐसे ही एक्स पावर -6 का करिए, तो यहाँ -6 और एक्स पावर -6 -1, तो एक्स पावर -6 का हो जाएगा -6 एक्स पावर -7। तो ये जाएगा, अब माइनस चूँकि आ रहा है तो माइनस, और फिर ये -6 बी एक्स पावर -7। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका आ गया -12a एक्स पावर -13, और ये प्लस हो जाएगा 6b एक्स पावर -7। तो डी यू अपॉन डी एक्स, अब ये पावर जो है फिर से नीचे ले जाओ, तो ये जाएगा
माइनस 12a/x⁻13 और प्लस 6b/x⁻7। अभी वही स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फिर वही फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम लिए हो जाएगा du/dx इक्वल टू 0। तो ये 0 रख देंगे, तो 0 इक्वल टू माइनस 12a/x⁻13 और प्लस 6b/x⁻7। इसको इधर ले आओ, 12a/x⁻13 इक्वल टू 6b/x⁻7। तो 6 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, और ये पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पर 6 बचेगी जाकर। तो x⁻6 इक्वल टू क्या आ जाएगा जाकर 2a/b। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a/b और पावर का फिर इधर आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा। ये इधर पावर जाए तो उधर 1/6 हो जाएगी, रूट में आ जाए ना रूट। इधर x² इक्वल टू होता तो x इक्वल टू क्या हो जाए 1/2 हो जाता। हाँ तो इधर 1/6 हो जाएगा, पावर उधर 1/5 में जाएगी ना एकदम। अब है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के टाइप पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है। तो हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा वही कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा इसका, mgh। एच हाइट पर ग्रेविटी से ऊपर ले जाएंगे कोई बॉडी एच हाइट तक, तो जो वर्क होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, mgh। दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो होता है U इक्वल टू, पहले फिगर ले लें, जैसे मान लीजिए ये है कोई, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इसका
शुरू में लेंथ जो है L है मान लीजिए। अब इस पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया इस पर F, तो ये पहले मतलब ये इतना था, ये इतना x जो है इसमें खिंचाव हो गया, x खिंचाव हो गया, या उल्टा इसको दबा दिया, ये हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पहले था, ये x जो है इसमें प्रेस, इतना प्रेस कर दिया, नीचे दब गया, x नीचे दब गया, फोर्स उल्टा लगा दिया अब F, और फोर्स इधर लगा दिया, दब गया, F लगाया, तो ये x जो है स्प्रिंग दब गया, खींचा गया x, या फिर दबा दिया, फोर्स लगाया। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जाकर, U इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, और इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। के तो यहाँ पर है फोर्स कांस्टेंट, या ऐसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स है चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और जो रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग करता है, स्प्रिंग अपने को दोबारा वहीं लाने की कोशिश करता है, तो बॉडी पर फोर्स लगाता है रीस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल टू होता है के एक्स, के एक्स। तो स्प्रिंग को चाहे खींचें चाहे दबा दें, अगर x उसमें उसकी लंबाई में x चेंज हो रहा है, तो स्प्रिंग भी चाहता है कि जहाँ पे हैं वहीं पे बने रहें, तो वो भी फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट, खींचने के अगेंस्ट फोर्स लगाएगा, दबाने के अगेंस्ट फोर्स लगाएगा, अपना अपोज करेगा, तो उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग चाहता है कि हम जहाँ पर थे वहीं आ जाएं, री मतलब दोबारा, स्टोरिंग, तो उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट ये जो वर्क किया जाता है उसको ही कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहा जाएगा। और इसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन लिखेंगे, the potential energy of a long spring, the potential energy of a long spring, potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter, long spring when stretched by 2 centimeter, stretched by 2 centimeter is U, is U, capital U, is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, if the spring is stretched by 8 centimeter, spring is stretched by 8 centimeter, then the potential energy stored in it will be, then the potential energy stored in it will be, potential energy stored in it will be, potential energy stored in it will be। और ऑप्शन है यहाँ दिए हुए,
पहला ऑप्शन है 8u, दूसरा है 16u, तीसरा है 2u, चौथा है 4u। है? हाँ, ये इसी साल आया था सवाल, और उससे पहले ये 2006 में आ चुका है, 2003 में आ चुका है। तो कह रहे हैं पहले 2 सेंटीमीटर जब स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यू है। अगर 8 सेंटीमीटर खींच दें तो क्या हो जाएगी? तो फार्मूला देखिए, वो लिखा हुआ है सामने, u इक्वल टू क्या लिखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के अगर हम कांस्टेंट कर दें तो u प्रोपोर्शनल हो जाए क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब आप फार्मूला बना लीजिए, u1/u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आमने सामने है बिल्कुल, तो 1 इधर है तो इधर भी 1 ही आ जाएगा, x1 स्क्वायर और 2 नीचे तो x2 स्क्वायर। तो u1 पहले, ये तो है u, ये तो u हो गया, और u2 अब निकालना है। पहले कितना खींचा गया, 2 सेंटीमीटर, तो 2 रख दो, 2 का स्क्वायर। बाद में कितना खींचा गया, 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख दो। तो u/u2 इक्वल टू ये 4/64। तो u/u2 इक्वल टू 1/16। तो u2 इक्वल टू 16u आ गया, u2 इक्वल टू 16u ये आ गया। तो ये इसी साल आया था, और पीछे फिर 2 बार पीछे आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पहले सवाल आया, अपने आएगा नहीं, ये ध्यान उतार दें बिल्कुल। हाँ, अगला क्वेश्चन लेंगे 2 सिमिलर स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिमिलर स्प्रिंग्स P एंड Q, कैपिटल P एंड कैपिटल Q, have spring constants. 2 similar springs P and Q have spring constants, Kp and Kq, Kp and Kq, Kp and Kq, such that, क्या मना लेंगे, such that K, such that Kp is greater than Kq, Kp is greater than Kq, Kp is greater than Kq। फिर आगे लिखे हैं they are stretched first by the same amount, stretched first by the same amount, they are stretched first by the same amount। और ब्रैकेट में ले लेंगे केस ए स्मॉल ए, केस ए स्मॉल ए, काम आएंगे then by the same force, then by the same force, अब ब्रैकेट में लेना केस बी, then by the same force, अब ब्रैकेट में केस बी, the work done by the springs, WP and WQ are related as, WP and WQ are related as, हम बनाएंगे in case A and case B respectively, are related as in case A and case B respectively।
तो ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है WP इज ग्रेटर देन WQ, और साथ में WQ इज लेस देन, सॉरी, WQ इज ग्रेटर देन WP। दूसरा ऑप्शन है WP इज लेस देन WQ, और फिर WQ इज लेस देन WP। फिर तीसरा ऑप्शन है WP इज इक्वल टू WQ, और फिर WP इज ग्रेटर देन WQ। फिर चौथा ऑप्शन है WP इज इक्वल टू WQ, और WP इज इक्वल टू WQ। तो ये 2015 में आया था सवाल। तो देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि दो स्प्रिंग है, यहाँ पे दो स्प्रिंग है। कोई एक स्प्रिंग जो है ये P है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है Kp। दूसरा स्प्रिंग है Q है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है Kq। अब यहाँ दो केस हैं, पहले केस में वर्क डन, फिर दूसरे केस में वर्क डन यहाँ पे है। तो केस ए में क्या कह रहे हैं, केस ए स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, ये कह रहे हैं स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, समान मात्रा में खींचा गया, यानी x1 इक्वल टू x2 इक्वल, या xp लिख रहे हैं, xp इक्वल टू xq इक्वल टू x, खिंचाव जो है बराबर है दोनों में। तो अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बात एक ही होती है, इक्वल टू U इक्वल टू हाफ kx² फार्मूला होता है। तो WP इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ KP(x²), ये हो जाएगा। ऐसे ही WQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ KQ(x²), ये आ जाएगा। तो ये तो दोनों सेम है, तो WP/WQ कर दो, तो हाफ KP(x² अपॉन हाफ KQ(x²), तो WP अपॉन WQ इक्वल टू क्या आ गया, KP अपॉन KQ। अब ये सवाल में कह रहे हैं KP इज ग्रेटर देन KQ। अब बिल्कुल आमने सामने हैं दोनों, तो जब KP ग्रेटर देन KQ है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, WP इज ग्रेटर देन WP आ जाएगा। तो पहले केस में तो ये आ जाएगा, पहला केस ये आ जाएगा, पहले में तो ये आ जाएगा, हाँ WQ है, सॉरी। तो पहले केस में तो ये आ जाएगा चक्कर। अब दूसरे केस में कह रहे हैं कि जो है वो क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स लगाया गया, सेम फोर्स, दूसरे केस में फोर्स सेम है, स्ट्रेच्ड बाई सेम फोर्स कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला बताया अभी आपको कि F इक्वल टू क्या होता है, kx। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन k। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे,
तो ऐसे ही डब्लू, अब फिर से डब्लू पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के पी, और एक्स जगह पे रख देंगे आप, ये एफ अपान के पी का होल स्क्वायर हो जाएगा जाकर। तो डब्ल्यू पी इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ के पी इंटू एफ स्क्वायर अपान के पी स्क्वायर, एक के पी कैंसिल हो गया। तो डब्ल्यू पी इक्वल टू आपका आ गया हाफ एफ स्क्वायर अपान के पी, ये आ गया। ऐसे ही अब डब्ल्यू क्यू ले लें, डब्ल्यू क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के क्यू, और यहाँ पे अब आ जाएगा एफ अपान के क्यू, इसका स्क्वायर आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही। तो डब्ल्यू क्यू इक्वल टू हाफ के क्यू और एफ स्क्वायर अपान के क्यू स्क्वायर, एक के क्यू कैंसिल हो गया। तो डब्ल्यू क्यू इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर अपान के क्यू। अब यहाँ पर आप दोनों को डिवाइड करो, तो डब्ल्यू पी अपान डब्ल्यू क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के पी एफ स्क्वायर अपान, नहीं सॉरी, हाफ एफ स्क्वायर अपान के पी, और नीचे भी आ जाएगा हाफ एफ स्क्वायर अपान के क्यू। तो ये कैंसिल हो गए, उल्टा हो जाएगा अब। तो डब्ल्यू पी अपान डब्ल्यू क्यू अब उल्टा हो जाएगा के क्यू अपान के पी। अब ये जब उल्टा आ गया, तो देखिए उल्टा जब आ गया क्या आया निकल के, डब्ल्यू पी अपान डब्ल्यू क्यू इक्वल टू क्या आया, के क्यू अपान के पी। अब यहाँ ये कह रहे हैं सिंस ये तो दिया हुआ के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, ये तो दिया हुआ। अब रिलेशन उल्टा है, अगर के पी ज़्यादा होगा तो क्या डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, के पी इज लेस देन के क्यू, ये हो जाएगा। तो दूसरे केस में आ जाएगा के पी इज लेस देन के पी। तो ये डब्ल्यू उल्टा ये भी लिख सकते हो, आर डब्ल्यू क्यू इज ग्रेटर देन, ये भी कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, या डब्ल्यू डब्ल्यू सॉरी आएगा यहाँ उल्टा लिख दिया, डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू क्यू, या उल्टा कह सकते हो डब्ल्यू क्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू पी। तो ये पहले वाला आएगा। थोड़ा वैसा सवाल था, दो केस इसमें दिए हुए थे। पहले केस में सेम अमाउंट में खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, और दूसरे केस में सेम अमाउंट में फोर्स लगाया जा रहा है। तो फोर्स के लिए फिर वो लगाएंगे फार्मूला है, अभी बताया था। हाँ आंसर जैसे दिया हुआ है, अगर मान लो अगर कुछ और गड़बड़ होता तो आज थोड़ी मुश्किल हो जाता, इसमें तो आंसर मिल जाएगा।
तो बिल्कुल देखिए सेम सवाल है, ये दूसरा वाला केस यहाँ फिर आया है, वही सवाल पूछा गया जो दूसरा वाला केस था। कह रहे हैं दो स्प्रिंग हैं, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट एक का के है दूसरा के बी है, और ये दिया हुआ कि के इक्वल टू 2 kb। पहले का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका 2 गुना है, दूसरे का 2 गुना है। कह रहे हैं आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी इक्वल फोर्स लगाया गया, दोनों पर इक्वल फोर्स लगाया गया है। अगर जो है स्प्रिंग ए में एनर्जी स्टोर्ड ई ए है तो स्प्रिंग बी में एनर्जी कितनी स्टोर होगी जाकर है, ये पूछा गया। तो देखिए वही चीज़ आप निकालेंगे वही लाएंगे, बिल्कुल ये आएगा, ये रिलेशन निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर था ये फार्मूला भी निकल के आया जैसे, तो जैसे हम पी की जगह पे ए ले लें, यू ले लें, यू या एनर्जी दे रहे हैं पहले, अब फार्मूला जैसे बिल्कुल दिस प्रॉब्लम इज सेम एज इन केस बी ऑफ एबव क्वेश्चन। जो ऊपर क्वेश्चन है बी वाला उसका बी केस बी है वही है। तो जैसे हमने वहाँ अभी निकाला था डब्लू पी अपान डब्लू क्यू इक्वल टू क्या निकाला था, के क्यू अपान के पी। तो डब्लू पी की जगह पर आप ई ए ले लो, ई ए, यहाँ क्यू की जगह ई बी ले लो, तो उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा के बी अपान के ए आ जाएगा। अब ई ए अपान ई बी और के बी कितना का वो के ए, तो के बी तो ऐसे रख दो। अब के ए कितना है सवाल में, 2 के जगह पे 2 kb रख दो, 2 kb, के बी कैंसिल हो गया। तो ई बी निकालना है, तो ई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जाकर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2e ए आ जाएगा, 2e ए आ जाएगा बस। सेम बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी पूछा गया वही सवाल। वो पिछले वाला क्वेश्चन जो केस बी था वही है बिल्कुल सेम।